गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में जो पॉलन है दैट मीन्स हम बात करते हैं पराग कणों की। पिस्टिल दैट मीन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ कि जब भी जो पॉलन ग्रेन है वो पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरता है या पहुँचता है तो एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है कि पॉलन ग्रेन और जो स्टिग्मा है उसके बीच में एक डायलॉग होता है। वो डायलॉग क्या होता है कि जो स्टिग्मा है वो क्या कर सकती है, जो पॉलन ग्रेन है उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो उसको रिजेक्ट करती है या उसको एक्सेप्ट करती है, ये उन दोनों के बीच में होने वाले डायलॉग के ऊपर निर्भर करता है। ये डायलॉग किसके द्वारा होता है, जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं उस माध्यम से नहीं, बल्कि कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन होता है। उस केमिकल के सिक्रीशन के द्वारा एक स्टिग्मा के द्वारा राइट पॉलन ग्रेन की पहचान की जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन compatible pollen of same species as the stigma। मतलब पॉलिनेशन क्या है, ये कोई जो परागण हो जाना, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाना, ये कोई गारंटी नहीं होता है कि क्या हुआ है, राइट टाइप का पॉलन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच ही गया है। ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, प्रायः देखा गया है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, गलत प्रकार के होते हैं। आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ़ इट इज़ सेल्फ इनकॉम्पेटिबल ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। अब पॉलन ग्रेन किस तरह से रॉन्ग हो सकते हैं, या तो क्या हो जो पॉलन ग्रेन हो अदर स्पीशीज़ के हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो मैंगो है, मैंगो के स्टिग्मा के ऊपर जैसे सपोज़ करो कि मैंगो के स्टिग्मा के ऊपर गेहूं का आ गया है पॉलन ग्रेन, तो इस तरह से अलग अलग स्पीशीज़ का अगर पॉलन आ जाता है तो भी क्या होगा, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। या ये भी हो सकता है कि प्लांट क्या हो, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो, मतलब जो प्लांट हो वो स्वयं के पराग कणों को क्या करता हो, वो एक्सेप्ट नहीं करता हो। कल हमने पढ़ा था ना यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में कि कुछ जैसे यहाँ पे लिखा है जो थर्ड डिवाइस होता है प्रिवेंट इनब्रीडिंग, क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है। तो उसी तरह से अगर प्लांट क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है, तो वो क्या करेगा, वो पॉलन को रिजेक्ट कर देगा। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज़ द राइट टाइप कॉम्पेटिबल और ऑफ द रॉन्ग टाइप इनकॉम्पेटिबल। पिस्टिल के पास दैट मीन्स जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो पहचान कर सके कि जो परागकण हैं वो सही प्रकार के हैं, मतलब कॉम्पेटिबल हैं, कि गलत प्रकार के हैं, इनकॉम्पेटिबल हैं। इफ़ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। अगर जो पॉलन है अगर वो बिल्कुल सही प्रकार का है, मतलब ठीक ठाक, मतलब सही पॉलन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया है, तो जो पिस्टिल है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और पोस्ट पॉलिनेशन जो इवेंट होंगे वो वहाँ पे होने शुरू हो जाएंगे। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, मतलब अगर जो पॉलन ग्रेन है अगर बिल्कुल वो सही प्रकार के हैं जो कि स्टिग्मा के ऊपर पहुँचे हैं, तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। If the pollen is of wrong type, the pistil rejects
the pollen by preventing pollen germination on the stigma और pollen tube growth in the style। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर जो pollen grain है, जो पराग कण है, अगर वो रॉन्ग टाइप के हैं, गलत प्रकार के आ गए हैं, मतलब गलत पराग कण स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गए हैं, तो जो पिस्टिल है, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट मीन्स जो स्टिग्मा है, वो रिजेक्ट करेगा पॉलन को बाई प्रिवेंटिंग, मतलब किस मेथड के द्वारा, वो पॉलन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगा स्टिग्मा के ऊपर, और या तो जो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है स्टाइल में उसको वो प्रिवेंट करेगा, मतलब किसी भी हाल में वो मेल गैमेट को ओव्यूल के पास नहीं पहुंचने देगा। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil। एबिलिटी किसकी, एबिलिटी पिस्टिल की, कि वो रिकॉग्नाइज कर सके पॉलन को, एक्सेप्ट कर सके या रिजेक्ट कर सके, मतलब ये जो एबिलिटी होती है पिस्टिल की कि वो सही पॉलन को एक्सेप्ट करे या अगर कोई गलत पॉलन है तो उसको रिजेक्ट करे। ये किस तरह से होता है, तो ये रिज़ल्ट होता है, मतलब एक कंटिन्यूअस डायलॉग होता है पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल के बीच में। जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो पहले ही लाइन में मैंने इस बात को क्लियर किया था। दिस डायलॉग इज़ मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरैक्टिंग विथ दोज ऑफ पिस्टिल। ये जो डायलॉग होते हैं ये किसके द्वारा मीडिएट किए जाते हैं, मतलब किसके माध्यम से होते हैं, तो ये केमिकल कंपोनेंट के द्वारा ये जो डायलॉग हैं वो संपन्न किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी में दिए हुए फिगर की। ये फिगर जो है, फिगर ए, ये शो करता है कि किस तरह से जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन है, उनका जर्मिनेशन होता है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। पॉलन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा, ये जो पॉलन ग्रेन है और ये रेड रेड कलर का क्या है, स्टिग्मा है, और ये क्या हो रहा है, ये जो येलो कलर का है ये इसके ऊपर जर्मिनेट हो रहा है। बी फिगर क्या है, स्टाइल के अंदर ये ऐसा लग रहा है ना किसी चुड़ैल का बाल है सफ़ेद सफ़ेद, या तो ये जो है ये है कि स्टाइल के अंदर जो वर्तिका होती है उसके अंदर देखो ये पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि एक तो पॉलन स्टिग्मा के ऊपर आके गिरता नहीं है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं स्टिग्मा के ऊपर आके गिरते हैं, और हर एक पॉलन ग्रेन से क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉलन ट्यूब का फिगर है, पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, मतलब ये जो जब एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा स्टाइल में जब वो ग्रो करता है तो कुछ इस तरह का इमेज दिखता है। सी फिगर क्या शो कर रहा है, एलएस ऑफ पिस्टिल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा है, ये अपर मोस्ट पार्ट क्या है, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे पॉलन ग्रेन आके गिरे, इसमें से क्या हुआ, प्रत्येक पॉलन ग्रेन में से क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। एक पॉलन ट्यूब का यहाँ पे डायग्राम जो है वो बहुत एनलार्ज करके शो किया गया है। तो देखो ये जो पॉलन है वो क्या किया, अपने में से इसने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना शुरू किया। ये पॉलन ट्यूब क्या होता है, इस रास्ते से आते आते कहाँ पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचता है। पॉलन ट्यूब इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। दिस इज़ एंटीपोडल सेल, दिस इज़ पोलन न्यूक्लियाई, ये एग होता है और एग के नीचे दो जो होते हैं वो सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स के पास क्या होते हैं, फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम करते हैं। यहाँ पे एज ए एनलार्ज व्यू में दिखाया गया है, इसी पार्ट को, इतने पार्ट को यहाँ पे एनलार्ज करके शो किया गया है कि ये क्या है, पॉलन ट्यूब है और इसमें क्या है, 2 मेल गैमेट है। ये क्या है, फिलिफॉर्म एपरेटस है सिनर्जिड का। अब क्या होगा, ये 2 मेल गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। जो ई डायग्राम है वो क्या शो करता है कि पॉलन ट्यूब के द्वारा जो 2 मेल गैमेट है उसको क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। तो एक जो मेल गैमेट होता है वो एग देखो एग की सिचुएशन यहाँ है ना, इसके साथ जाके फ्यूज़ करता है, और दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज़ करता है। तो ई जो है वो किस चीज़ का मतलब उसके द्वारा क्या शो किया जा रहा है,
discharge of male gamete into a synergid and movement of sperm, one into the egg and other into the central cell. As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore. मतलब जो pollen tube होते हैं वो आफ्टर पॉलिनेशन कहाँ से जर्मिनेट करते हैं, तो जर्म पोर के द्वारा वो जर्मिनेट करते हैं. द कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब. पॉलन ग्रेन के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, उसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है, लॉट्स ऑफ साइटोप्लाज्म होता है. तो ये जो कंटेंट है वो किसके अंदर मूव करने लगता है, पॉलन ट्यूब के अंदर मूव करने लगता है. पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा. मतलब जो पॉलन ट्यूब होता है वो स्टिग्मा के टिश्यू के द्वारा क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है. एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी. और क्या करता है, इस तरह से ओवरी के पास पहुंच जाता है. यू वुड रिकॉल that in some plant pollen grain are shed at two-celled condition, a vegetative cell and a generative cell. In such plant, the generative cell divides and forms the two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. In plants which shed pollen in the three-celled condition, pollen tubes carry two male gametes from the beginning. जब मैंने आपको पढ़ाया था मतलब जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें, तो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लगभग 60%, एक बार पॉलन अगर भूल गई हो तो एक बार पॉलन ग्रेन का जो वो वीडियो है उसको एक बार फिर से आप लोग देख लेना. इन द 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, टू सेल्ड कंडीशन में पॉलन ग्रेन को अपने में से मुक्त कर दिया जाता है. एंथर क्या करता है, टू सेल्ड कंडीशन में उसको मुक्त कर देता है. टू सेल्ड कंडीशन क्या होता है, एक उसमें वेजिटेटिव सेल होता है, एक उसमें जनरेटिव सेल होता है. और ये क्या कर दिया जाता है, एंथर के द्वारा मुक्त कर दिया जाता है. अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है जब स्टिग्मा के ऊपर जब आके गिरता है, फॉल ऑफ करता है, तो क्या होगा, अब स्टिग्मा के ऊपर ही इस जनरेटिव सेल में फिर से क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा, जिससे क्या होगा, टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा. टू मेल गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा. ठीक है, ये जो डिवीज़न होता है वो कहाँ होता है, स्टिग्मा के ऊपर पहुँचने के बाद. लेकिन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जो कि 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं. मतलब एक उसमें वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमेट होते हैं. तो इसमें और डिवीज़न होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. तो ये क्या करता है, डायरेक्टली फिर यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और जो कंटेंट होते हैं, पूरा ये कंटेंट जो होता है वो पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाता है. पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर ओव्यूल through the micropyle and then enter one of the synergid through the filiform apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of synergid guides the entry of pollen tube. जो पॉलन ट्यूब होता है ओवरी तक पहुंचने के बाद क्या करता है, ओव्यूल के अंदर पहुंचता है. उसके बाद क्या होता है, माइक्रोपाइल के द्वारा, मतलब माइक्रोपाइल से होते हुए वो फिर सिनर्जिड के पास से होते हुए, क्योंकि सिनर्जिड्स के पास क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो कि गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को कि अब कहाँ से किधर उसको मुड़ना है या कब उसको अपने में से मेल गैमेट को मुक्त करना है. तो क्या करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस हेल्प करता है गाइड करने में, मतलब पॉलन ट्यूब के एंट्री के लिए उसको वो एक गाइडेंस प्रदान करता है. क्या, सिनर्जिड का जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है वो. ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. ये सारे इवेंट कहाँ से कहाँ तक, पॉलन पहले डिपोजिशन हुआ, मतलब पॉलन जो परागकण है वो स्टिग्मा के ऊपर आके डिपॉजिट हुआ. उसके बाद फिर वहाँ से क्या हुआ, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन शुरू हुआ और जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल के पास पहुँचा. यहाँ तक कि पूरी घटना को हम क्या रिफ़र करते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं. ठीक, अब
नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर आप स्टार लगा लेना कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। मेंडल के अगर प्रयोग आपको थोड़े से बहुत याद हैं, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, तो मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधों के बीच में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को करवाया था। ये क्या है, अगर हमको बहुत इम्प्रूव्ड क्वालिटी का क्रॉप चाहिए तो उसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया करवाई जाती है। इन सच crossing experiment is the important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and stigma is to protect it from contamination from unwanted pollen. This is achieved by emasculation and bagging technique. अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा डिज़ायर मतलब जिस पॉलन ग्रेन को हम चाहते हैं कि वही आके स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन है उसको सेलेक्ट करना चाहिए और उसी को स्टिग्मा के ऊपर ग्रो करवाना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, अपने स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कंटामिनेशन से। कंटामिनेशन मतलब क्या होता है कि उस पर अनवांटेड पॉलन आके जर्मिनेट ना कर पाए, इस चीज़ से हमको अपने स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इस टेक्निक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। एक बार और, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अगर हम चाहते हैं, इससे संकर प्रजाति के पौधे को उत्पन्न किया जाता है, और अगर हम चाहते हैं कि स्टिग्मा के ऊपर हम जिस पॉलन ग्रेन को चाहते हैं वही पॉलन ग्रेन आके जर्मिनेट हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टिग्मा के ऊपर जो अनवांटेड पॉलन है उसको आने से बचाना चाहिए। और इसको बचाने के लिए जो टेक्निक का हम यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर जो फीमेल पेरेंट है, अगर वो अगर जो ऐसा कोई पौधा है जो कि जिसमें कि बाइसेक्सुअल फ्लावर आते हैं, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हैं, तो रिमूवल ऑफ एंथर from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation. अगर हम चाहते हैं कि हमारा मनपसंद जो पॉलन है केवल वही आके स्टिग्मा के ऊपर आके पहुँचे और वही स्टिग्मा के ऊपर केवल जर्मिनेट करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन अगर उपस्थित हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से हमें एंथर को रिमूव करना पड़ेगा। और एंथर को रिमूव कब करना पड़ेगा, उसके पॉलन ग्रेन को डिस्चार्ज होने से पहले, मतलब इससे पहले कि उसमें से क्या हो, एंथर डेहिस करे, मतलब क्या हो, एंथर फटे और उसमें से पॉलन ग्रेन निकले, उससे पहले ही हमको क्या करना होगा, एंथर को वहाँ से काट के हटा देना होगा। और एंथर को हम किसके द्वारा हम वहाँ से काट के हटाएंगे, तो ए पेयर ऑफ फॉर्सेप के द्वारा। इस स्टेप को हम रिफ़र करते हैं क्या, इमैस्कुलेशन। मतलब एंथर को अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वहाँ से एंथर को फटने से पहले ही हटा देना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. फ्लावर को इमैस्कुलेटेड करने के बाद, मतलब फ्लावर में से उसके एंथर को हटाने के बाद, ये भी तो हो सकता है ना कि दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करने लगे, तो इसको होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो फ्लावर में से जो एंथर को हमने काट के निकाला हुआ है, अलग किया हुआ है, अब उस फ्लावर के स्टिग्मा को हम क्या करें, बटर पेपर के द्वारा हम उसको कवर कर दें, ताकि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा को कंटामिनेट ना कर सके, उसके ऊपर गंदगी ना फैला सके, वहाँ पे अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स ना जर्मिनेट हो सके। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको कवर कर देना चाहिए, किसके द्वारा, बटर पेपर के द्वारा। ठीक,
तो जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। इस क्रिया को हम बैगिंग कहते हैं। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स receptivity, mature pollen grain collected from anther of male parent are dusted on the stigma and flowers are rebagged and fruits allowed to develop। जब स्टिग्मा को क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर बटर पेपर से उसको रैप कर दिया जाता है और तब तक उसको इसी तरह से रैप करके छोड़ दिया जाता है जब तक कि क्या हो, जो स्टिग्मा है वो मतलब वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लायक ना बन जाए। मतलब जब तक उसमें क्या हो जाए, जब तक वो रिसेप्टिविटी को अटेंड ना कर ले, अर्थात जब तक वो मैच्योर ना हो जाए कि वो मैच्योर पॉलन ग्रेन को वो अपने ऊपर जर्मिनेट होने दे सके, तब तक हम क्या करते हैं, उसको वैसे ही बैग किए हुए हम छोड़ देते हैं। और जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने जैसा हमको प्लांट उगाना है या जैसे फ्रूट हमको चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने मनपसंद पॉलन ग्रेन को हम क्या करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर डस्टेड करते हैं, मतलब उसके ऊपर छिड़क देते हैं। और फ्लावर के स्टिग्मा को हम फिर से रिबैक्ट कर देते हैं कि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन यहाँ पे आकर जनरेट ना हो सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, बटर पेपर के द्वारा स्टिग्मा को फिर से रिबैक्ट कर देते हैं। एंड फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, और फ्रूट को डेवलप करने के लिए हम इस तरह से छोड़ देते हैं। If the female parent produce unisexual flowers, there is no need for emasculation। अगर जो फीमेल पेरेंट है, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था, फॉर एग्जांपल पपीता क्या है, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, तो उसमें हमें क्या इमेस्कुलेशन करने की ज़रूरत है, उसमें तो एंथर होता ही नहीं, तो हम हटाएंगे क्या, तो वहाँ पे नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन, मतलब वहाँ पे इमेस्कुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। द फीमेल फ्लावर बड are bagged before flowers open। The female flower bud are bagged before the flower open। When stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and flower rebagged। मतलब ऐसे प्लांट जो कि क्या है, यूनिसेक्सुअल है, उसके हम क्या करते हैं, जब जो फीमेल फ्लावर है जब वो बर्डिंग स्टेज में है, तभी हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम बैगिंग कर देते हैं, मतलब उसको बटर पेपर से उसको हम पूरा ऊपर से रैप कर देते हैं। और कब रैप करते हैं, फ्लावर के ओपन होने से पहले ही। और जब स्टिग्मा उसके रिसेप्टिव बन जाती है तो पॉलिनेशन को मतलब मनुष्यों के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया को करवाया जाता है और डिसॉर्ड पॉलन को स्टिग्मा के ऊपर डाल दिया जाता है और फिर से उसको रिबैक्ट कर दिया जाता है। तो आई होप आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है और किस तरह से ये प्रक्रिया की जाती है समझ में आया होगा। और आज का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या होता है। मतलब जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि पॉलन ग्रेन इज़ द मेल गैमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, उस तरह से एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं और एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। प्लीज़ रिप्लाई करना, मैं आप लोगों के रिप्लाई को देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है और अंदर से मैं बहुत ऐसे मोटिवेटेड फील करती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे से रिप्लाई करते हो। और आई एम फील सो ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो इसी तरह से आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखना। आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन प्लीज़ पूरा कंप्लीट वीडियो देखना। और अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो तब तक यहाँ तक आप लोग पूरा अच्छे से नोट्स अपने प्रिपेयर कर लो। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, तो पूरा चैप्टर एक बार हम इसको रिवाइज़ भी करेंगे, क्योंकि रिविज़न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पढ़ना अपनी जगह होता है, लेकिन पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप समझ में आया होगा, मेरी बातें आपको मतलब आप लोग मेरी बातों को मानते होंगे। थैंक यू।